बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल टॉक अबाउट कूलम्स लॉ वर्सेस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करेंगे और उनके लॉज के बारे में भी कंपेयर करेंगे एंड एज वेल एज आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। So our course was the Electricity Magnetism 1 PHY 401 BS Physics third evening for the fall 2021. So let's start with the lecture outline. In the previous lecture, we will talk about Coulomb's law, statement, mathematical form, vector form, superposition principle, and the limitations of Coulomb's law. In this lecture, we are going to discuss here about Coulomb's law, and versus the Newton's law of gravitation. What are the similarities and what are the differences between them, and numerical problems that are related to the quantization of charges, charge interactions, and electric forces. So let's start with the statements. First of all, सबको पता है जी, the force of attraction and repulsion between the two charges is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So we can understand these things in a very simple way. We have two charges here, Q1 and Q2, और जो कि एक दूसरे के साथ क्या जी इंटरेक्ट करते हैं और उनकी इंटरेक्शन की वजह से डिस्टेंस आर पे मौजूद है। और जो फार्मूला हमने इसके लिए ड्राइव किया हुआ है कूलम्स लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू के Q1 Q2 over R square. This is a Coulomb constant और उसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करती है. Similarly, if we start with the gravitation Newton's law, the force of attraction here should be the point is noted. यहाँ पे हमारे पास attraction and repulsion हो सकती है, but the case of the Newton's law, the force is only attractive force. ये एक main difference है. And between two charges directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Similarly, schematically देखा जाए तो दो masses हैं और उनके दरमियान distance r लिया गया है और उनका जो फार्मूला बनता है that is becomes here F is equal to G m1 m2 over r square. Here G is the gravitational constant जिस तरह यहाँ पे Coulomb constant था. और ये अगर देखा जाए तो इनमें जो सबसे सिमिलर बात है वो ये है कि both have the same structure formula. दोनों लॉज का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, दोनों लॉ इनवर्स के लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों लॉज के अंदर जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो सेम है सिवाय फिजिकल कांस्टेंट के और इंटरेक्शंस के. तो इन्हीं सारी बुनियादी बातों के ऊपर हमने इस लेक्चर को कंपेयर कर रहे हैं. So this part is for the Coulomb's law, this part is for the Newton's law. इन दोनों की प्रॉपर्टीज देखते जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, which is more stronger? तो Coulomb's law जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है force as compared to the gravitational force. So strength wise gravitational force weak होती है. इसकी रीजन क्या है? द रीजन इज दैट कूलम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू है प्लस 8.9 एंड 10⁻+9 है, जबकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 है. सो दैट इज द मेन डिफरेंस है कि ये इस वजह से वीकर है और ये इस वजह से स्ट्रॉन्गर है. सिमिलरली ये कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है? इट ऑलवेज अप्लाइज ऑन द स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, जबकि ये अप्लाई किया जाता है स्टैटिक पॉइंट में से इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है. नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. इसकी नेचर ओनली अट्रैक्टिव है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी. Similarly, conservative force, either it is a conservative force or not. Yes, it is a conservative force. एंड यहाँ पे जी यस इट इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स. ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. इसका ट्रेंड लाइन कैसा होगा? इट्स ट्रेंड लाइन इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. सिमिलरली इट इज आल्सो फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ ट्रेंड लाइन, तो ये भी इसके ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा. रीजन ऑफ ट्रैक्शन एंड रिपल्शन इज टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी. हम सिंपल ये कह सकते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट कॉज पोटेंशियल एनर्जी. And to lower this potential energy, that is why a positive charge or positive negative charge attract or repel each other. Similarly, the reason of attraction is to lower the potential energy. For this case, the same thing कि आप एक
चीज बॉडी को उठाएं तो फॉल, आपने देखा होगा किसी भी चीज को हम छोड़ते हैं फ्रीली फॉल तो वो अर्थ की तरफ मूव करती है। तो जैसे जैसे उसके अर्थ का लेवल ज्यादा होता है, हाइट ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप उसको छोड़ते हैं तो हाइट कम होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हाई द मैनी थिंग्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ये एक वो बातें हैं जो बहुत ही यू कैन से क्लासिकल फिजिक्स पर मुश्तमिल है। If you go for the modern physics, then these reasons can be changed. Why they attract each other, why they repel or attract each other. तो अगर मॉडर्न फिजिक्स के हवाले से बात की जाएगी तो ये रीजंस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि न्यूटन लॉ के बारे में आपको याद होगा, यू टॉक अबाउट दी स्पेस टाइम का फैब्रिक, और उसके अंदर ये पढ़ा था कि आपने कि ये अर्थ जो है या किसी भी बॉडी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पे आइंस्टाइन कर्व स्पेस टाइम को फॉलो कर रही होती है। सो दैट्स इट फॉलोइंग दीस थिंग्स। ये इसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। So numerical problems are very important for the understanding of the things. Similarly, we have here the first numerical problem जो है वो किस फॉर्मूला पे बेस करता होगा, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं ये आपके पास Q था, ये आपके पास इंटीजर था और ये आपके पास जी एलिमेंट्री चार्ज वैल्यू है। अगर देखा जाए तो इस तरह से हम टोटल 2 या 3 तरह की वैल्यूज के मुताबिक 3 नेचर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिफाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनके अंदर आपके पास Q नहीं पता, आपको N और E पता है तो आप उसका टोटल Q निकाल सकते हैं। ये कुछ हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको Q पता है और E भी पता है बट यू हैव टू फाइंड दी N वैल्यू, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी बेस करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। वो ये है कि एक आपके पास पेनी है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इक्वल चार्जेस। तो आपने इसके अंदर टोटल क्यू निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कि कितना टोटल क्यू है पेनी के अंदर, अगर वो हम समझे कि इक्वली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। तो सोल्यूशन क्या है जी, ये चार्ज Q इज गिवन एज टोटल चार्ज Q जो होगा, नाउ फॉर दिस टाइम N इज बीइंग चेंज्ड। ये NZE फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। N is the number of atoms in a penny and ZE is the magnitude of the positive and the negative charges carried by the each atom. So the N number of atoms in penny assumed to be simplicity to be made of copper। कॉपर एक मेटल है और आप जानते हैं कि जी कॉपर जो है इज N is stand for the Avogadro number, M is the, you can say, the mass of the coin, and M is the molecular mass. So Na Avogadro constant है जी, small m is the mass of coin 3.11 ग्राम लिया हुआ जी हमने। ठीक है जी। and the mass capital M is 1 mole of copper जो है molar mass 63.g ग्राम होता है। so you can compute the N here। तो N जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो कितने हैं, इनको पर मॉलिक्यूल के हिसाब से डिवाइड करते हैं मोलर मास के हिसाब से, तो आपके पास निकल आएगा टोटल वैल्यू है। सो वी विल गेट है 2.95 10 raised to power 22 एटम्स। तो याद रखिएगा बगैर किसी चीज़ के निकालने के आप ये भी बता सकते हैं कि एक मीटर क्यूब के अंदर या एक जो आपके पास एटम है उसके अपना टोटल नंबर ऑफ कॉपर की वैल्यूज कितनी होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2.95 10 raised to power 22 एटम। So इसके अंदर every neutral atom has a negative charge of magnitude Ze associated with the electron and the positive charge of the same magnitude associated with this nucleus, where E is the magnitude of the charge in the electron and which is 1.60 10 raised to power minus 19 coulomb. Z is the atomic number of the element in the question. So for copper Z is equal to 29, इसका atomic number होता है जी, the magnitude of the charge total value बन जाएगी Q is equal to NZE। So we have N here, we have Z here 29 और E की वैल्यू हमें पहले ही पता होती है, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the total charge of the value। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है जी 1.37 10 to the power 5 कूलम।
This is numerous charge. By comparison, the charge that you might get by rubbing a plastic rod is perhaps 10 raised to the power minus 9 coulomb, smaller to the factor of 10 raised to the power 14. For another comparison, it would take about 33 hours to charge 1.3 volt to flow through the filament of 100 watt 120 volt light bulb. There is a lot of electric charge in ordinary matter. So आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पेनी के अंदर कितना चार्ज मौजूद है जी. टोटल चार्ज 1.3 × 10⁵ कूलम तक चार्ज मौजूद है. तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट. तो इस तरह से हम ये चार्ज वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं. सिमिलरली एक और तरीका है, वो है फोर्सेस निकालने का. इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो आपको फोर्सेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग देंगे, तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं. ये वाला इसी अगर मेथड को आगे बढ़ाया जाए तो ये जो मैग्नीट्यूड निकली है चार्ज की, तो वो कहता है कि सपोज दीज चार्ज कुड बी कंसंट्रेटेड इन टू सेपरेटेड बंडल्स हेल्ड 100 मीटर अपार्ट, बट अट्रैक्टिव फोर्स वुड एक्ट ऑन ईच बंडल. तो उसने कहा जी आप सिंपल लें कि इसी तरह के दो चार्जेस है पेनिस के ऊपर और हमने इनको 100 मीटर के फासले पर रख दिया हुआ, तो बताएं फोर्स कितनी होगी. तो फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला बहुत इजी है. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं कि Q की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, R की वैल्यू 100 मीटर अपार्ट है. सो यू कैन इजीली पुट दीज फार्मूलाज हियर. 1/4πε0 की बजाय 8.99 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ गया जी. और Q की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे और ये 100 की वैल्यू, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 1.69 10⁻16 न्यूटन. सो दिस आंसर गिव यू दैट के द फोर्स की जो वैल्यू होगी इनके लिए वो बहुत ज़्यादा होगी. तो इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि यहाँ पे अवेलेबल है. तो ये आप फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली एक और है दैट इज फॉर बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एटम. ये प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम का और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक स्फीयर के अंदर मूव कर रहा है. हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ a single proton and single electron. The proton has a charge of plus E and the electron has a charge minus E. In the ground state of the atom, the electron orbits around most probable distance 5.29 10⁻11 meter. Calculate the electric force from the electron due to the proton. So it's a very simple formula. आपने इन दोनों के दरमियान क्या लगाना है जी, कूलम्स लॉ लगाएंगे और आपने यहाँ पे R की वैल्यू भी पता है और उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम कंप्यूट कर सकते हैं. सो द वेरी सिंपल वे सोल्यूशन जो है, टू चार्जेस है उसका डिस्टेंस भी पता है. ये आपके पास क्या है जी, गिवन डाटा के अंदर चीज़ें दी गई हैं. Q1 Q2 R आ गया जी और उसके साथ ही जो है फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0. बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन टू कंप्यूट द मैग्नीट्यूड, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे डायरेक्शन और नेगेटिव साइन ओमिट कर दिया. तो आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिएगा और उस हवाले से ये यहाँ से कंप्यूट किया जा सकता है. और आप इसके बाद ये सारा कुछ निकालने के बाद इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप इसी मैग्नीट्यूड को R यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. तो आप देख सकते हैं कि ये फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ नेगेटिव साइन जो अट्रैक्टिव बता रहा है. अगर ये आउटवर्ड होती तो ये क्या होना चाहिए, रिपल्सिव. बट फॉर द केस द वी हैव पॉजिटिव ऑपोजिट पोलैरिटी, सो दैट्स व्हाई ये नेगेटिव साइन यहाँ पे मौजूद है. सिमिलरली इसी तरह एवरेज डिस्टेंस जो है वो R इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन एटम इज वो डिस्टेंस दिया हुआ है. मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपके पास है फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल वो बतानी है. ये वही बात है पूछी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्ट बिटवीन दीज टू पार्टिकल. तो इसके अंदर हमने इस प्रॉब्लम के अंदर ये करना है कि आपने जो अभी वैल्यू निकाली है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, वो वाली पूछी जा रही है. उसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, और उसके बाद उसकी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ के बारे में वो पूछ रहा है. तो इलेक्ट्रिकल पार्ट जो है वो किया हुआ है हमने पहले ही. तो 8.2 10⁻⁻8 न्यूटन है जो कि पिछले वाले प्रॉब्लम में ही 8.2 10⁻⁸ ये हमने पहले ही यहाँ से किया हुआ है. तो आप इजीली ये कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही हमने और ये आप सिंपल फार्मूला के साथ लगा सकते हैं. इसके अंदर सेकंड मेथड इस्तेमाल किया है. ये वाला प्रॉब्लम आपकी HRK की बुक के अंदर से दिया गया है, जबकि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स वाली बुक से लिया गया है. तो इसलिए इन दोनों के करने के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज वी हैव द सेम आंसर. सो दिस इज द आंसर फॉर द इलेक्ट्रिकल फोर्स.
और ये 8.2 10⁻⁸ न्यूटन के करीब है। जबकि फॉर द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने आज ही हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होती है जी एम ई एम पी, M1 M2 की बजाय एम ई आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू सारी हम पुट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10⁻⁻31 kg और ये 1.67 10⁻⁻27 kg होता है जी। डिस्टेंस दोनों के सेम है, सो वी हैव द आंसर ऑफ 3.6 10⁻⁻47 न्यूटन। तो यू कैन कंपेयर देम दैट कि ये वाला आंसर इस वाले आंसर से ऑलमोस्ट कितने गुना जी कम है। दिस इज ऑलमोस्ट यू कैन से द 35 टाइम्स lesser as compared to the this one। तो ये 35 times ऑर्डर के कम है, 10⁻35 ऑर्डर जो है ये वाली वैल्यू जो है स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू द दिस वन। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो क्वाइट स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम है दैट इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको हम समझते हैं, बहुत आसान है। वो ये है कि नहीं, अगर हमारे पास दो चार्जेस ना हो बल्कि हमारे पास तीन चार्जेस हों, मैं मोर देन टू चार्जेस हों, तो फिर क्या किया जाएगा। सपोज यू हैव अ चार्ज Q1 here, Q2 here and the Q3 here। तो the electrostatic force owing to the two charges acts on Q1। तो हमारे पास मिडल में Q1 चार्ज है, हम ये देखना चाहते हैं कि Q3 इस पे जो फोर्स लगा रहा है, Q2 जो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो क्या होगी Q1 के ऊपर, उसको हमने कंप्यूट करना है। Q1 की वैल्यू दी हुई है जी -1.2 माइक्रोकूलम है, Q2 जो है +3.7 माइक्रोकूलम है, Q3 जो है 2.3 माइक्रोकूलम है और इनके डिस्टेंस भी दिए हुए पोजीशन वेक्टर्स की उन्होंने। R12 जो है 15 सेंटीमीटर है, R13 जो है 10 सेंटीमीटर है और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 32 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है। द प्रॉब्लम कॉल्स फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसके अंदर दो से ज्यादा बॉडीज हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जा रहा है। वी स्टार्ट बाय कंप्यूटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेस Q2 and Q3 exert on Q1। we substitute the magnitude of the charges into the equation number 5, discarding their signs of the time being। we have here, हमने यहाँ पे इनके साइंस को फिलहाल छोड़ दिया है और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। तो ये है जी F1 से F2, फिर F3 से F1 वाली, F1 से F3 वाला करिए आ जाएगा। तो ये आपके पास सिमिलर फार्मूला F1 2 is equal to 1/4π Q1 Q2 over R square है, तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं और आपका जवाब 1.779 न्यूटन आ जाएगा। सिमिलरली Q1 Q2 ऑपोजिट चार्जेस हैं तो इसलिए ये अट्रैक्टिव होंगे, हमने इधर नेगेटिव साइन ओमिट किया हुआ है। इसी तरह से हम 1 3 के बारे में कर सकते हैं। तो 1 तो था -1.2 कूलम और 3 क्या है जी 2.3 माइक्रो कूलम और ये दोनों नेगेटिव है तो इसका मतलब ये क्या होगा जी रिपल्सिव होंगे। तो इस वजह से इनकी जो फोर्स बनती है 2.48 न्यूटन बन रही है। तो ये 1.77 आ गई, ये 2.48 आ गया। तो these two charges have the same negative, so that's why ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे जी, हम इनके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के हिसाब से लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू x कंपोनेंट, तो ये सारे का सारा तो है ही x कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा F12x और ये सारे का सारा है ही x कंपोनेंट था, तो ये और इसके साथ ही F13x। तो कंप्यूट कर लें इसको अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि इसका वाला जो बनता है एंगल वो 32 डिग्री था। तो अगर हमने और ये एंगल इस सेंस में है और हम यहाँ से कंप्यूट कर रहे हैं तो ये 90 हम यहाँ पे हैं तो आपके पास ये होगा जी, पेन से हम इस्तेमाल करते हैं, इट विल बिकम एज 90 माइनस थीटा वैल्यू दे दी जा सकती हैं। सो इट्स मीन इसका मतलब ये होगा अलाइड एंगल की वजह से जो आपका साइन है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉस है वो साइन में। सो दैट इज व्हाई वी हैव हियर फॉर यहाँ पे 4.8 न्यूटन है और यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, बट आम रूटीन में कॉस होता है एक्स एक्सिस कंपोनेंट, बट फॉर दिस केस वी हैव अ साइन बिकॉज वी हैव 90 माइनस थीटा, सो साइन 32 डिग्री बिकम्स 3.08 न्यूटन।
और इसी तरह वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब ये दिखा जाएगा तो आपके पास जी ये वाली सूरत जो है इसी तरह से इन्वर्ट हो जाएगी। और वी हैव ओनली फॉर जीरो कंपोनेंट, इसकी वैल्यू जीरो है जी यहाँ पे, और इसकी 513 जो है ये बिकम्स हो जाएगा जी आपके पास माइनस फॉर्म के साथ, और F13 कॉन्स्टेंट है। आप देख भी सकते हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाली सूरत हाल है और एक ये वाली सूरत हाल है, यू कैन सी। तो ये नेगेटिव साइन बनता है और ये F13 के y कंपोनेंट है, सो दैट इज व्हाई इट इज बिकम नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई ये -2.10 न्यूटन के हिसाब से आ गया आपके पास। तो x कंपोनेंट भी आ गया, y कंपोनेंट भी आ गया, और उस वाले से हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इनको टोटल एवरेज लेके रिजल्टेंट लेके तो इनको सॉल्व किया जा सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल के तौर पे हम कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स से ली गई है ये एग्जांपल। इसके अंदर सिंपल क्या है कि आपके पास 3 चार्जेस हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। अब थोड़ी सी पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, Q1, Q2 एंड द Q3। तो ये थोड़ा सा कदरे आसान प्रॉब्लम है इसकी निस्बत, और इसके अंदर आपके पास कंपोनेंट्स नहीं होंगे एज सच जिसके अंदर ये इशू आएगा। बाकी जो है d इज इक्वल टू 2, इसका भी बता दिया हुआ है कि कितना है, d जो है वो दिया हुआ है जी, वो है 2.0 × 10⁻⁷ मीटर, और नेट फोर्स जो है वो Q2 पे जो लग रही है हमने वो कंप्यूट करनी है। तो सेम केस होगा जी, आपने टोटल फोर्स निकालनी है F21 + F23। इन्होंने तरीकाकार बड़ा डिफरेंट और आसान रखा हुआ है, बट इनडायरेक्टली वही मेथड है। इन्होंने कंपोनेंट वाइज इनको पहले ही ऐड कर लिया हुआ है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, तो हम उस हवाले से इन दोनों को निकाल सकते हैं वैल्यूज पुट करके, और रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये है जी एफ एक्स निकालने का तरीका। आपने F2 और F3 के दरमियान निकालना था, ये अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे, वैल्यूज पुट कर दी हमने। Fy जो है F21 है, और ये इसके दरमियान ये y एक्सिस के ऊपर है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। इन दोनों की मैग्नीट्यूड टोटल ले ली हमने, तो ये टोटल मैग्नीट्यूड निकल आए। अब आपने इसका एंगल निकालना होगा, तो Fy और Fx करेंगे तो इसके एंगल निकल आएगा। एंगल ये बता रहा है कि ये दोनों रिजल्टेंट जो फोर्सेस आ रहे हैं वो अलोंग दिस डायरेक्शन लगा रहे हैं, इस वजह से आपके पास ये टोटल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ये बनेगा। तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कोई परेशानी हो तो लाजमी पूछिएगा। मैंने कोशिश की है चीज़ों को आसान करके पेश करने की, बट आई नो जब आप ऑनलाइन चीज़ें करते हैं तो उसके अंदर इनको सॉल्व करने की पहले कोशिश करें, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो बज़ाहिर तो देखने में बहुत आसान लग रहा है, बट आपकी बुक से जब लिया गया है सैम्पल प्रॉब्लम्स तो आप इसको एक दफ़ा लाजमी तौर पे हल करें उसको, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू है तो वहाँ क्लियर कर दिया जाए। सेकेंडली हम इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस करते हुए छोटे छोटे क्विज कंडक्ट करेंगे, तो ये लाजमी तौर पे मेरी आपको एडवाइस भी है कि आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अपने हाथ से लाजमी करें। अगर ये आप नहीं करते तो फिर आप EMT में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जितना भी प्रॉब्लम बेस होगा वर्क, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है तो वी हैव जूम मीटिंग, वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप एंड वी हैव यूट्यूब कमेंट सेक्शन, तो किसी भी जगह आप पूछ सकते हैं। वी वेलकम यू, आप इजीली अपनी चीज़ें पूछें बगैर किसी भी प्रॉब्लम के। तो आई होप यू विल, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म का मसला हो तो लाजमी बताइएगा, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अल्लाह हाफिज़।